Hello everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub. Today is our first session or first lecture on science and tech, and here we will be dealing with the basic aspects of science and technology based on previous year questions that have been asked since the past 10 to 13 years. So if you look at the topic, the name is science and technology. So what we are trying to focus here is that what type of questions are being asked since the past, like from 2011 to 2023. एंड इतना आप सबको पता होगा कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्टिव और द अप्रोच टू गेट यू फैमिलियरिटी विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. क्या है ऐसा पर्पस है कि मैं पीवाईक्यू को प्रेजेंट करके आपको पहला सेशन देना चाहता हूँ. द बेसिक आइडिया इज टू गेट यू एन अप्रोच ऑन हाउ टू लाइक अप्रोच दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, कि व्हाट आर द टॉपिक्स, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चनों को पूछा है. ठीक है, लास्ट एक साल से कौन से ऐसे साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, और अगर आपको इन क्वेश्चंस या इन टॉपिक्स को अप्रोच करना है तो कौन से सोर्सेज आपको रिफ़र करने हैं. ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का. तो फॉर दैट वी विल बी टेकिंग रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम 2011 टू 2023. So let's begin our session. Let me ask you a very basic question, that science and tech originated since the like in the human civilization. What are the two basic evolutions or the basic discoveries that were made by mankind? कौन सी वो बेसिक दो ऐसी डिस्कवरीज या खोज हुई हैं जिन्हें आप साइंस एंड टेक का आधार कह सकते हो. द फर्स्ट वॉज फायर एंड द सेकेंड वन वॉज लाइक पॉटर्स व्हील वॉज देयर. साइंस एंड टेक से रिलेट करने वाली ये दो बेसिक डिस्कवरीज थी जो मानव सभ्यता का बिल्कुल आधार स्तंभ मानी जाती हैं. फायर की डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट मानी जाती है? व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर? फायर कोई ऐसा नहीं था कि 4-5 साइंटिस्ट बैठ के उन्होंने फायर की डिस्कवरी की थी. इट वाज एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आज की डेट में आपको पता है कि फायर जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है. द बेसिक चैलेंज वॉज द डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर. तो वही था, वी वर लाइक एप्स इन द वेरी बिगनिंग. होमो सैपियंस क्या एप्स होते थे, बट दे वर वेरी क्यूरेटिव इन नेचर, इंक्विजिटिव इन नेचर, दे वर वेरी ऑब्जर्वेंट इन नेचर. उन्होंने जब देखा, जब स्टोन्स हैं आपस में उनको टकराया जाता है तो एक फ्रिक्शन जनरेट होता है. फ्रिक्शन उनको नहीं पता था, उनको बस ये पता था हाँ ठीक है दो पत्थर लड़ेंगे तो फायर जनरेट होगी. तो एक चीज़ आपको समझ में आती है कि ह्यूमन बींग सिंस द वेरी इवोल्यूशन ही हैज़ बीन वेरी ऑब्जर्वेंट इन नेचर. वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, फिर उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता. तो यही चीज़ जो होती है साइंस एंड टेक का बेसिस बनती है. आज की डेट में अगर हम साइंस टेक की बात करें तो द बेसिक फोकस हैज़ बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन. क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस थे सिंस द पास्ट 5-6 डिकेड्स वो ऑलरेडी बन चुके हैं. सारे बेसिक प्रिंसिपल्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए. अब हम अपग्रेडेशन करते हैं. कोई भी तकनीकी है जो पहले बन चुकी है हम उसको अपग्रेड करते हैं. आज के सिनारियो में इसका यूज़ कैसे करते हैं, और एक एस्केलेटरी मॉडल चलता जाता है. आज की डेट में टेक की अगर बात करें तो कुछ ऐसे टर्म्स बताइए या सोचिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिए जो आज के लिए बहुत रेलिवेंट हैं. बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, यू कैन कॉल इट IR 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. तो अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा. तो मेरे कहने का मतलब है एक तरह का आप एस्केलेशन देख रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 वॉज ऑल अबाउट द स्टीम इंजन्स. ठीक है, शुरू में आपने स्टीम इंजन को बनाया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 होता है. 1 में स्पिनिंग व्हील्स बनते हैं, ट्रेंड मिल बनते हैं. मतलब कुल मिला के क्या होता है कि आप देख रहे हो कि एक प्रोग्रेसिव स्टेज पे चीज़ें आगे बढ़ती हैं. बट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 इज डीलिंग मोर विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें आपका बिग डेटा आ जाता है, क्वांटम सुपर कंप्यूटिंग वगैरह आ जाता है. उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है. एक वर्ड मेटावर्स बार बार चल रहा है जो कि न्यूज़ में है, तो मेटा आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें IR 4.0 में कवर होती हैं और ये आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट हैं. आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जनरल साइंस के बारे में पता हो, आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, करंट अफेयर से कैसे साइंस के क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं, टॉपिक्स को कैसे रिलेट कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन किस वे में आपको अप्रोच करने हैं. तो लेट्स बिगिन अवर टुडेज सेशन विद द PYQs. So I have prepared here a slide of PYQs that have been asked from 2023 to 2011, and I'm not going to discuss all the questions or the answers along with the explanations here. I just want to give you an insight that what type of particular questions were being asked since the previous years. तो इनको देखते हैं पहले. हम बस
ये देखना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब आप देखिए 2023 में जो पहला क्वेश्चन आया था, इट वाज डीलिंग समवेयर लाइक सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसमें आपको कीवर्ड प्लॉट करने होते हैं, लाइक व्हाट इज द कीवर्ड हियर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रो इन इन्वायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पनप सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब यही निकल के आता है। अगेन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी इनके कहने का मतलब है माइक्रो, अगर आप पहले दो स्टेटमेंट को मिलाएं तो इससे आप क्या एनालिसिस निकालते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकती है कि नहीं, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में या बहुत ही ज़्यादा ठंडी में। फिर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एट इन अ हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट विद अ पीएच बिलो 3। अब यहाँ देखिए एक चीज पे थोड़ा फोकस करिए, पीएच बिलो 3, इससे इनका कहने का मतलब क्या है। आप सबने बेसिक साइंस में इतना पढ़ा होगा कि एक पीएच स्केल होती है। यहाँ पे 7 नंबर जो होता है ये न्यूट्रल होता है, 7 से कम है तो एसिडिक है और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। अब अगर ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा तत्व या एक ऐसी चीज़, आपको समझ लीजिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन कहना ये चाह रहा है कि पीएच बिलो 3 के अंडर या उसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक एसिडिक इन्वायरमेंट में। तो बेसिक्स, यहाँ बेसिक साइंस क्या आती है कि आपको पीएच के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पीएच के बारे में नहीं पता है तो आपको एसिडिटी के बारे में नहीं पता होगा, मतलब एसिडिसिटी क्या होती है, एसिडिक नेचर क्या होता है या बेसिक नेचर क्या होता है। तो इन 3 स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या निकालना है कि इन्होंने क्वेश्चन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा है और उसके नेचर ऑफ सर्वाइवल या उसके हैबिटाट के बारे में पूछा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा ठंडी में, या फिर बिलो पीएच यानी कि बहुत ही एसिडिक नेचर में। तो इस क्वेश्चन में तीनों ही ऑप्शन सही थे, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। यानी एक चीज़ तो यहाँ आपको पता चल गई है कि यूपीएससी जो है बेसिक साइंस पे अगर जा रहा है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गाई, फंगस, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप 2020 के बाद देखें, जैसे 2019 एंड में आपका कोविड आ चुका था, 20 पूरा कोविड ईयर रहा, लॉकडाउन का ईयर रहा, 21 रहा, तो रिसेंटली जो यूपीएससी साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछ रहा है वो बायोटेक से पूछने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार वायरस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आप आगे देखेंगे एक क्वेश्चन जीका वायरस पे पहले भी पूछा जा चुका है। इससे पहले कई बार इन्होंने डेंगू पे क्वेश्चन पूछे हैं। डेंगू पे क्यों पूछते हैं, क्योंकि अब आप साइंस टेक पढ़ दो तो आपने बेसिकली ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी। इंडिया बेसिकली अ ट्रॉपिकल कंट्री। एक डिजीजेस की कैटेगरी होती है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ये वो डिजीजेस होते हैं जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन सी होती हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है ये डिजीजेस के लिए बहुत वल्नरेबल होता है। क्यों वल्नरेबल होता है, क्योंकि ये एक, और मैं क्यों इसको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट की बात हो रही है तो ह्यूमंस के भी हैबिटेट की बात होगी। ये एक ऐसा जोन होता है जो ट्रॉपिक जोन होता है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फीजेबल होता है। इसलिए फीजेबल होता है क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी पाई जाती है। ये सनशाइन कंट्रीज होते हैं। सनशाइन कंट्रीज वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि ये वो बेल्ट होती है जहाँ पे सनलाइट जो होती है ये ऑल थ्रू द ईयर प्रॉपर वे में पड़ती है। मतलब ये पोलर रीजन्स नहीं होते हैं जहाँ लाइट 6 महीने नहीं आ रही है, या इक्वेटर जैसा रीजन जहाँ लाइट इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ट्रॉपिकल रीजन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहने का मतलब है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, वायरस के बारे में पता होना चाहिए। वी वर टॉकिंग अबाउट द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब होता है ट्रॉपिकल जोन में पाए जाने वाले वो डिजीजेस जिनको किसी ना किसी कारण से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उन पर फोकस नहीं रखा जाता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया है, इंडिया इज बेसिकली ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मौसम संबंधी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। थोड़ी सी बरसात होगी तो डेंगू शुरू हो जाएगा, चिकनगुनिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिजीजेस को हम एक अम्ब्रेला टर्म में लेते हैं जिनको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन से डिजीजेस होते हैं, मैं बायो पे नहीं जा रहा हूँ, आई एम डीलिंग विद ओनली साइंस एंड टेक। और यहाँ पे डिजीज नाम का एक चैप्टर आता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ लेंगे, हम आगे उनको सब्सिक्वेंट क्लास में लेंगे। तो vector borne diseases are those diseases which are like transmitted and carried by certain vectors like mosquitoes। हमारे यहाँ मच्छर बहुत पाए जाते हैं और मच्छर पाए जाने का रीज़न यही है कि जो इंडिया है इट इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। अब ट्रॉपिकल कंट्री होगी तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ बरसात भी ज़्यादा होगी, बरसात होगी तो आपको पता है यहाँ मच्छर भी पैदा होंगे। जैसे यूपी की बेल्ट हो गई, आपकी एमपी की बेल्ट होगी, बिहार रीजन हो गया, तो ये बेसिकली आपका तराई बेल्ट में आता है, स्पेशली यूपी एंड बिहार, जो सीमांचल रीजन है बिहार का या यूपी का जो हिमालय के लोअर ट्रैक में पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा रीजन आप देखिए, यहाँ पर अगस्त से लेके
आप देख लीजिए सितंबर तक या जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो टाइम होता है, यहाँ पे डेंगू बार बार प्रेवलेंट होता है। आपने कई बार सुना होगा कि यूपी का एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहाँ पर एक हॉस्पिटल में कई बच्चों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो भी आप देखिए डेंगू से रिलेटेड डेथ्स होती हैं, ब्रेन फीवर्स होते हैं, येलो फीवर होते हैं, चिकुनगुनिया होती है। ठीक है, तो ये किस मच्छर से होते हैं? यूपीएससी ने एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि कौन सा पर्टिकुलर मॉस्किटो होता है दैट इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस और लेट्स से डेंगू। तो क्वेश्चन ये था कि दैट पर्टिकुलर वेक्टर और द मॉस्किटो विच कैरीज द लाइक द यू कैन कॉल इट द वेक्टर दैट इज फाउंड इन जीका वायरस वाज आल्सो फाउंड इन द डेंगू। यानी डेंगू और जीका, डेंगू और जीका जो दोनों होते हैं ये क्या एक ही मच्छर से कैरी होते हैं? द आंसर वाज करेक्ट, एडिस इजिप्टी। ये एक मॉस्किटो होता है जो जीका वायरस, चिकुनगुनिया, येलो फीवर और डेंगू इन चारों बीमारियों का कारण होता है। और जो मलेरिया है, जो ट्रॉपिकल जोन में पाई जाने वाली एक दूसरी बीमारी है, ये आपकी होती एनोफिलस मॉस्किटो से। एनोफिलस जेनस का एक मॉस्किटो होता है। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है वायरस। ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारियां। तो ये जब आप डिजीजेस पढ़ेंगे वहाँ पे हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को डील करना बहुत ही आसान था। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, सबको पता है। क्यों पता है? क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक न्यूज़ आई थी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, कुछ ऐसे वायरस जो पोलर कैप्स में दब गए थे, ठीक है, वो सडनली रिलीज होने लगे हैं। एक वर्ड आया था जूनोसिस डिजीजेस, जूनोटिक डिजीजेस। एक अम्ब्रेला वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं जूनोसिस, और एक वर्ड होता है जूनोटिक डिजीजेस। ये वर्ड काफी न्यूज में रहा था, स्पेशली जब एक नीपा वायरस आया था केरला में, और उसके तुरंत बाद थोड़े टाइम बाद आपका कोरोना वायरस आ गया था। ये दोनों ही जूनोटिक डिजीजेस थे। तो जूनोटिक डिजीज पे बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। और वायरस भी है यहाँ पे, जूनोसिस भी है। अब जूनोसिस क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा आप लेके चलिएगा। ठीक है, आगे के क्लासेस में इसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन एक अप्रोच बना के चलिए। जूनोसिस को आपको कवर करना है। जूनोटिक डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के इंटरफेस की वजह से, इनके इंटरेक्शन की वजह से ह्यूमंस में आने लगे हैं। मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जो जानवरों में पाई जाती थी, वो अचानक से ह्यूमंस में पाई जाने लगी हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन हो रहा है। वो इंटरेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि दो चीज़ें हो रही हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है, इट इज़ गोइंग एट अ एक्सपोनेंशियल रेट। जब हम फैलेंगे, विस्तार करेंगे, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, तो हमको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, हैबिटेशन चाहिए होगा। तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग सम अदर प्लेसेस। हम समुद्रों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। लाइक मुंबई आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स का बना हुआ एक छोटी सी एक सिटी टाइप की हुआ करती थी। इन्होंने फिर क्या किया, सारे आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। उसकी आपने एक वर्ड सुना होगा जिसमें बायो रिक्लेमेशन, ठीक है, रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड करके बोलते हैं उस वर्ड को। यानी कि आप समुद्री जमीन को, जो आपकी टेरिटोरियल लैंड होती है, उसमें आप मर्ज कर देते हैं। मतलब होता है क्या है, जैसे लैंड है, उसके आसपास समुद्र है। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ कोस्ट, ये लैंड है आपकी और ये सी है। तो यहाँ पर एक बैरियर टाइप का बना दिया जाएगा, और यहाँ पर ये जो बीच का एरिया, यहाँ से पानी को सक करके निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारा मतलब जितना भी आपका सॉलिड वेस्ट होता है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है, इन सबको डाल के इस लैंड को फिल कर दिया जाता है। इसके बाद में इस पूरे को लैंड बना दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस हैं, आप देखिए सीज में बढ़ते जा रहे हैं। ह्यूमंस जो हैं लैंड पे भी उन जगहों पे जा रहे हैं जहां अभी तक वो नहीं जाते थे। जैसे अमेजन के रेन फॉरेस्ट हैं, या लेट्स से तराई बेल्ट के कई ऐसे फॉरेस्ट हैं, देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रहा है। तो जब ह्यूमंस कुछ ऐसी जगहों पे जाने लगते हैं जहां अभी तक वो नहीं जाते थे, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जानवर, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां, ऐसे बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया पाए जाते थे जिनसे अब उसका डायरेक्ट इंटरफेस होने लगा है। मच्छर, मॉस्किटोज, ठीक है, सैंड फ्लाई होती है, एक टिक फ्लाई होती है। ये कई ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो आपको पता ही, ये हवा में उड़ा करते हैं। कभी जानवर पे बैठेंगे, कभी आप पर बैठेंगे, कभी खाने पीने की चीज़ों पे बैठेंगे, और कभी ह्यूमन एक्सक्रीटा पे भी बैठेंगे। तो ये क्या करते हैं, दे आर बेसिकली ट्रांसमिटिंग दिस बैक्टीरियाज और द वायरसेस। ठीक है, अब एक मच्छर है, वो मान के चलिए किसी भैंस पे जाके बैठ जाता है, उसको काटता है, उसका ब्लड को सक करता है। ठीक है, और ये मॉस्किटोज बेसिकली ब्लड सक क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने एक्स को फर्टिलाइज करना होता है। ठीक है, स्पेशली लाइक द एनोफिलस मॉस्किटो इज देयर। इसकी जो फीमेल मॉस्किटो, इस पे क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है कि वो मेल मॉस्किटो होता है कि फीमेल मॉस्किटो होती है। तो अगर एनोफिलस मॉस्किटो मलेरिया को फैलाता है तो ध्यान रखिएगा वो फीमेल मॉस्किटो होती है, क्योंकि उसको अपने एक्स को फर्टिलाइज करने के लिए ब्लड चाहिए होता है। तो ये जानवरों पर बैठ के उनका खून चूसेगी, उसी ब्लड में कुछ एंटीजन आ जाएंगे, उसी में कुछ आपके बैक्टीरिया वायरस भी आ सकते हैं। ठीक है, और वही जब आपको काटेगी तो वही चीजें आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं, इसीलिए इनको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है, तो जूनोसिस या जूनोटिक डिजीजेस भी एक तरह के वेक्टर बॉर्न डिजीजेस
डिजीजेज ही होते हैं। बस इनके लिए एक अलग अम्ब्रेला वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि ह्यूमन डेमोग्राफी के बढ़ते हुए, ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ते हुए जब हमारा वाइल्ड लाइफ से इंटरेक्शन बढ़ जाता है, तो ट्रेडिशनली कई ऐसी बीमारियां थीं जो वाइल्ड लाइफ में ही एक, मतलब वाइल्ड लाइफ में ही एक रहती थी, ठीक है, उनसे हमारा बहुत ज़्यादा इंटरफेस नहीं था। अमेजन के रेन फॉरेस्ट में पहले कौन जाता था, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, हम अमेजन के रेन फॉरेस्ट को जला रहे हैं, उसको मतलब कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह को खाली करके, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ जो स्पीसीज या प्रजातियाँ रहती थी उनसे हमारा इंटरेक्शन होगा। सेम वे में एक और ट्रेंड आया है, मतलब बेसिकली रिपोर्ट आई थी, यूनिसेफ की आई थी, WHO की आई थी, आप न्यूज़पेपर वगैरह में उसको देख सकते हैं। उन्होंने बार बार ये फोकस किया गया है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जो आपके पोलर कैप्स होते हैं, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, पोलर कैप्स का मतलब होता है आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रीजन। ये वो रीजन होता है जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, सनलाइट इज नॉट एक्सेसिंग दिस रीजन, क्योंकि सनलाइट आपकी बेसिकली इक्वेटर और उसके 2 ट्रॉपिक्स के आसपास ही रहती है, जिसको आप ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये जो पोलर कैप्स होते हैं यहाँ पे क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, तो बेसिकली ऑल थ्रू द ईयर दीज पर्टिकुलर लैंड्स आर फ्रोजन, ठीक है, यहाँ पे बर्फ जमा रहती है, सदियों से बर्फ जमा थी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इतने टाइम से वहां बर्फ जमा थी तो बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इन पोलर कैप्स के अंदर दबे हुए थे, ठीक है, सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो पोलर कैप है इनका मेल्ट डाउन होने लगा है, ये पिघलने लगे। तो हो क्या रहा है, बहुत सारे जो वायरस और बैक्टीरिया इनके अंदर दबे हुए थे अब वो बाहर निकलने लगे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे कौन सी कंट्री पड़ती है, लेट्स से कनाडा पड़ती है, ठीक है, अलास्का पड़ता है US का रीजन, यहाँ पूरा का पूरा रशिया फैला हुआ है, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा जब आपने इंटरनेशनल अफेयर पढ़े होंगे, एक वर्ड आता है आपका आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल इज द काउंसिल ऑफ 8 कंट्रीज, वो 8 कंट्रीज जो आर्कटिक जोन के पर्टिकुलर एरिया में आते हैं। तो व्हाट दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू एक्सेस दीज आर्कटिक रीजन्स। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि यहाँ पोलर कैप्स के नीचे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स दबे हुए हैं जिनकी उनको ज़रूरत है या अभी तक जो हम जिनको एक्सेस नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ में वो एक नेविगेशनल रूट भी डेवलप करना चाहते हैं। जैसे अगर आप रशिया का मैप देखोगे तो रशिया लैंडलॉक कंट्री तो नहीं है, लेकिन रशिया का जो नॉर्दर्न रीजन है ये पूरा का पूरा ऊपर पोलर कैप से, जैसे अगर आप देखोगे ऊपर लैप्टिव सी पड़ता है आपका, ठीक है, वाइट सी पड़ता है, बहुत सारे सीज पड़ते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा रीजन बेसिकली फ्रोजन रहता है। तो अगर रशिया को नेविगेशन करना है तो नेविगेशन कहाँ से करेगा, वो पूरा घूम के इधर आएगा, चाइना साइड में आएगा आपका, ठीक है, इधर से जाके मतलब बेसिकली उसको पैसिफिक ओशन की एक्सेस है। अगर इधर आएगा तो उसको मेडिटेरियन होते हुए जाना पड़ेगा। मेडिटेरियन का मतलब ये पड़ जाता है ऊपर यूरोप और नीचे आपका एशिया, बीच से वो नेविगेट करेगा। यानी ऊपर नॉर्थ भले ही उसका पूरा लैंडलॉक नहीं खुला है, लेकिन क्योंकि वो आर्कटिक रीजन में आता है तो वो बर्फ से दबा हुआ रीजन है। तो रशिया क्या करता है, कई बार उस आइस को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, उन रीजन्स को नेविगेबल करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से उसको हेल्प भी मिल रही है, क्योंकि जो ट्रेडिशनली जितनी बर्फ पहले पाई जाती थी अब नहीं पाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया या इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो हमारी पोलर आइस कैप्स थी ये मेल्ट होती जा रही हैं, पिघलती जा रही हैं, और इसी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस दबे थे वो निकलते जा रहे हैं। अब क्योंकि ह्यूमन वहाँ इंक्रोच कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, उनसे इंट्रैक्शन बढ़ना जा रहा है। इसीलिए WHO हो चाहे यूनेस्को हो, इन लोगों की रिपोर्ट में बार बार, और UNFCCC की भी रिपोर्ट आई थी इसी पे, क्योंकि वही बेसिकली ऐसी बॉडी है जो इन चीज़ों से डील करती है, क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम से। तो उसने यही डील किया था सबने कोलैबोरेट करके आपस में कि अब ऐसे बहुत सारे जूनोटिक डिजीजेज हैं जो अब तक पोलर कैप्स में दबे हुए थे, तो वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए ह्यूमन इंटरफेस में आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे, अभी आपने देखा होगा परसों ही WHO का जो आपके चेयरमैन है उनका फिर स्टेटमेंट आया है, देयर इज सम वायरस कॉल्ड एक्स। अभी उन्होंने नाम उसको नहीं दिया है, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक वायरस एक्स के बारे में उन्होंने बात की है, जैसे अभी कोविड आया था, और उन्होंने ये कहा है कि जो वायरस एक्स है दैट विल द मोस्ट threatly and the deadly form of virus that has invaded the human species till now। ठीक है, तो आने वाले जो टाइम है वो जूनोसिस के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बनने, हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न बनने वाला है, हमारा जूनोसिस के साथ में इंटरफेस बढ़ने वाला है। अगर आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स की न्यूज़ को एक्सेस करिए तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड हर दूसरे महीने का हो चुका है कि आज ये जूनोसिस डिजीज निकला है तो आज वो निकला है, ठीक है। तो आपको क्या है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे नीपा वायरस हमेशा न्यूज़ में रहता है, अभी फिर कुछ इंसिडेंट हुए हैं, और ज़्यादातर आप बार बार केरल का नाम सुनेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि स्टेट वाइज, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि नीपा वायरस कहाँ इमर्ज, इनफैक्ट कोविड का भी जो पहला ट्रेस हमको मिला था वो केरला में मिला था, तो व्हाट इज द रीजन, ठीक है, केरला में ही हमेशा क्यों मिलता है, क्योंकि केरला अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे के हिस्से में पड़ता है, मतलब लैंड कनेक्टिविटी भी ऐसे उसकी एशिया से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब कोस्टल है पूरा का पूरा। तो क्या रीज़न है, क्योंकि केरला का जो
थोड़ा सा डेमोग्राफी देखेंगे तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं, क्योंकि टेरिटोरियली लैंड वहाँ की बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो वहाँ के लोग पढ़ लिख तो सब कुछ जाते हैं, उसके बाद में दे आर सीकिंग फॉर जॉब्स, दे आर गोइंग टू गल्फ कंट्रीज, दे आर गोइंग टू अदर एशियन कंट्रीज और द यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा इसको ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। पहले के टाइम पे होता क्या था कि ग्लोबल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो अगर कोई भी ऐसा एपिडेमिक या पेंडेमिक या बीमारी फैलती थी तो इट वाज इन्वेडिंग अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। पहले लोगों की जो मूवमेंट थी बेसिकली टेरिटोरियल होती थी, ठीक है, लोग जमीन से ट्रेवल करते थे। तो अगर मान लीजिए कोई वायरस या कोई बीमारी है, उसका जन्म आज के यूएसए में हुआ है जहाँ पहले रेड इंडियंस इनहेबिटेट करते थे, तो आपको पता है क्योंकि वो जो यूएस का रीजन है इट इज सराउंडेड बाई अटलांटिक कोस्ट एज वेल एज द पैसिफिक कोस्ट, उसका डायरेक्टली एशिया से तो कोई कॉन्टेक्ट था नहीं। अगर कोई वहाँ पे मतलब बीमारी ऐसी आई है जूनोसिस टाइप की, वहीं आएगी, वहीं के लोगों को मारेगी, वहीं पर वो प्लेग टाइप का फैलेगा, वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में आपको पता है इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो यूएस में रहता है, उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो क्योंकि ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ठीक है, एरियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़े हैं, तो जो बीमारियाँ किसी ग्लोब के किसी एक पर्टिकुलर छोटे से आइलैंड कंट्री को भी हॉन्ट करती है, देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी कि वो इंडिया या कोई भी ऐसी कंट्री जो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है उसको भी इन्वेड करेगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा टेक्नोलॉजी को इकोनॉमी से मिला के लिखने की कोशिश करिए अगर मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस दैट द ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज बीन इन्वेडेड बाय द जूनोटिक और द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग वाला आ जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर यूएनएफसीसी की रिपोर्ट है, इसको आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे, और बाकी के क्लॉजेज हैं। तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला क्वेश्चन था, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज फ्यू क्वेश्चंस। अब आप देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन। कीवर्ड्स को हमेशा भी अंडरलाइन कर लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इट कैन be blended with natural gas and used as a fuel for heat and power generation, it can be used in the hydrogen fuel cell to run the vehicles। यहाँ पे कीवर्ड हमारा आता है ग्रीन हाइड्रोजन। अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कुछ पता भी नहीं है, आपने करंट अफेयर भी फॉलो किया होगा, पेपर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी करके शुरू की गई है। आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो आपने बार बार सुना होगा डीटीसी वगैरह, हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली होता क्या, या एक और वर्ड बार बार आता है ग्रीन अमोनिया। ठीक है, तो क्या रीजन है कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, यहाँ पे ग्रीन वर्ड आ रहा है, और कहीं पर भी ग्रीन वर्ड आता है उसका एक ही मतलब होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या लेट से फॉर एग्जांपल करंट अफेयर पढ़ते हैं, ग्रीन का एक ही मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ग्रीन जो है वो ग्रीनरी से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, हरियाली से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं वी आर स्विचिंग अवर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जब आगे की क्लास लेंगे तो वी विल बी डीलिंग विद अ पर्टिकुलर चैप्टर एनर्जी, फ्यूल्स एंड इमर्जिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, बट आपको एक बेसिक आइडिया देना है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछा है। यही क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 2024 या 25 में रिपीट हो, बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फोकस आपका ग्रीन हाइड्रोजन पे है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी टॉपिक से आता है, ठीक है, फ्यूल से आता है और ट्रांसपोर्टेशन, तीनों ही चीज़ें इस क्वेश्चन में मिली हुई हैं। अब आप इस टॉपिक को देखने की कोशिश करिए। अगर मैं आपसे कहूँ एनर्जी, मैंने भी आपसे कहा था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का जब से आरंभ हुआ है तो वो कौन सी सबसे पहली प्रॉपर डिस्कवरी थी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन या मतलब ह्यूमंस ने सबसे पहली डिस्कवरी किसकी की थी? फायर की थी। और फायर की डिस्कवरी क्यों की थी उन्होंने? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो कच्चा पक्का कुछ भी मतलब कच्चा बच्चा कुछ भी जो मिल जाता था खाते थे, और ह्यूमन सिविलाइजेशन को उस समय सबसे बड़ा खतरा वाइल्ड लाइफ से हुआ करता था। हम जहाँ भी रहते थे हमारे आसपास वाइल्ड लाइफ रहती थी, तो एक्सीडेंटली हमने फायर को डिस्कवर किया बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट वाज क्रिएटेड बाय द टू स्टोन्स दैट वर लाइक स्टक टुगेदर। ठीक है, जब हमने फायर की डिस्कवरी की, हमने एक चीज को देखा, जहाँ आग जल रही होती थी वहाँ जंगली जानवर कभी नहीं आते थे। यानी कि जो फायर की इनिशियल डिस्कवरी हुई थी, इट सर्व द टू बेसिक पर्पजेस। एक तो उसने हमको पका हुआ खाना खिलाया, ठीक है, जो आज तक आप यूज करते हो, भले ही मोड चेंज हो गया है, पहले डायरेक्टली आप आग पैदा करते थे, लकड़ी जलाते थे, आप कोयला जलाते थे, ठीक है, आज की डेट में आप क्या जलाते हो? एलपीजी जलाते हो। ठीक है, एलपीजी वो आपके जो बायोगैस होती है, बेसिकली फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम उस पर बाद में जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनर्जी का पर्पज या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर व्हाट पर्पज दिस पर्टिकुलर थिंग एनर्जी इज यूज्ड। तो सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, एनर्जी का जो बेसिक उद्गम हुआ था या प्रारंभ हुआ था, या एनर्जी जो आया था, हमने जब उसको टैप किया तो हमने सबसे पहले उसको यूज किया था कुकिंग के लिए। और एक चीज आप और देखोगे, उनका एक और पर्पस हुआ करता था, टू सेव देमसेल्फ और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ। वो हमेशा अपने हैबिटेशन के आसपास आग जला के रखते थे ताकि जंगली जानवर उनके डायरेक्ट इंटरफेस में ना पाए, यानी समवेयर द ऑब्जेक्टिव वॉज सिक्योरिटी।
उसके बाद में हमने एनर्जी के अलग अलग डायमेंशन पे काम करना शुरू किया कि एनर्जी का प्रयोग और कैसे कर सकते हैं। मैंने जब क्लास शुरू की थी तो एक वर्ड यूज़ किया था IR, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो है वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर्स पे बेस्ड है, ठीक है, बिग डेटा पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मेटा पे बेस्ड है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 हुआ था, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जो कि ब्रिटेन में शुरू हुआ था, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे it began somewhere in the by the end of this like you can call it mid 18th century, you can call it 1750-60 के आसपास ब्रिटेन में शुरू हो चुका था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे पहली चीज क्या हुई थी, स्टीम इंजन्स हुए थे। जेम्स वॉट का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया कि मतलब एक पतीला चढ़ा हुआ उसमें पानी उबल रहा है, उसकी वजह से स्टीम है तो वो बार बार आवाज कर रहा था। तो उन्होंने इतना ऑब्जर्वेंट नेचर था, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑब्जर्वेशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ठीक है। जब आप ऑब्जर्व करते हो उसके बाद ही आप उसके प्रिंसिपल्स और बाकी चीज़ों पे जाते हो। तो उन्होंने वही ऑब्जर्व किया कि स्टीम जैसी कोई चीज़ होती है जो पानी के उबलने पे बनती है, उसका यूज़ करके हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो उन्होंने स्टीम इंजन्स को डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद में जो फैक्ट्रीज होती थी या पहले की जो इंडस्ट्रीज होती थी, वहाँ पे किसी भी मशीन को चलाने के लिए ज़्यादातर आप देखोगे ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जाता होगा। अगर आप अभी भी गांव में जाएंगे तो वहां पर आप देखोगे अगर गन्ने का जूस निकालना होता है, कुछ भी होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने मतलब कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है तो एनर्जी का सोर्स क्या है वहां पे, वो लोग क्या करते हैं जानवरों को उससे उसे कुछ चक्की टाइप का बोलते हैं, ठीक है, जैसे लोहे के दो हैं वो चक्की टाइप का बनाते हैं। उसके बाद उसको घुमाने के लिए या पुली को घुमाने के लिए वो एक बांस से दो जानवरों को अटैच करते हैं, ठीक है, ऑक्स हो सकता है, बल हो सकता है, तो उसको अपना घुमाते रहेंगे, उसकी वजह से वो पुली घूमेगी और गन्ने का जूस निकलेगा। मतलब बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पे यूज हो रहा है, आप देखेंगे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 होता है तो उन्होंने पहली बार स्टीम इंजन का यूज करना शुरू किया। सिमिलर वे में जो फैक्ट्रीज होती थी, हैंडलूम फैक्ट्रीज वगैरह होती थी, वहां पर भी स्टीम एनर्जी और बाकी चीजों का यूज हुआ। यानी एनर्जी जो थी बेसिकली इसका पर्पस क्या हुआ फिर यहाँ पे, इंडस्ट्रीज को रन करना। फिर यहीं पे देखने में आता भी जेम्स वॉट की बात कर रहे थे, तो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 शुरू हुआ था फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, हैंडलूम फैक्ट्रीज वगैरह होती थी, बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें शुरू हुई। और साथ ही साथ में एक और चीज़ देखने को मिली ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, ठीक है, इमरजेंस ऑफ द स्टीम इंजन्स। स्टीम इंजन का मतलब है एक ऐसे इंजन जो कि स्टीम से रन होते हैं। स्टीम का मतलब क्या होता है, वही जैसे आपने गैस पे पानी चढ़ाया, भाप जनरेट होती है। तो ये तो बहुत छोटे लेवल की बात है। अगर आपको पूरा का पूरा इंजन या उससे कनेक्टेड प्रॉपर मतलब जो भी आपके वो लगे हुए हैं पीछे, मतलब आज की डेट में बोलते हैं हम लोग इंजन के पीछे जो भी ब्लॉक्स लगे हुए हैं उनको मूव करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें बहुत भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए। इसका मतलब स्टीम भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो स्टीम जनरेट कैसे होगी, पानी उबाल के तो स्टीम जनरेट नहीं कर सकते ट्रेन चलाने के लिए। तो हमने वहाँ पे क्या किया, कोयले का यूज़ करना शुरू किया। कोयले का इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनली आज से 200-300 साल पहले कोयला बहुत अबेंडेंट क्वालिटी में था और ईजिली अवेलेबल था, ठीक है। क्यों अवेलेबल था आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पे चले जाते हैं कि कोयला कहाँ से आता है, सेडिमेंट्री बेसिन से आता है, ठीक है। जो पुराने जमाने में जैसे कोई भी फॉसिल फ्यूल हुआ, हम ही आप हुए, कोई भी स्पीसीज रहती हुई, वो सब जमीन के नीचे दबती चली गई, बहुत सारा वेजिटेशन था दबता चला गया, ऊपर उसके एक्सट्रीम प्रेशर टेम्परेचर पड़ा, ऑन द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम इट गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल और चारकोल, ठीक है। तो हम लोगों के लिए यही एक बहुत बड़ा कोल रिजर्व बनता चला गया। तो कोयला प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था, ब्रिटेन में, यूरोप में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता था। तो उन्होंने उसी कोयले का यूज़ करके स्टीम इंजन को डेवलप किया। लेकिन फिर हमें थोड़ा सा आगे चल के ये पता चलता है कि जब हम इंजन्स को रन करने के लिए, स्टीम इंजन्स को रन करने के लिए कोयले का प्रयोग कर रहे हैं तो साथ में कंबशन हो रहा है। कंबशन हो रहा है तो कंबस्टिबल गैसेज निकल रही हैं, कुछ ऐसी जहरीली गैसेज निकल रही हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें निकल रही हैं। तो हमने ये देखा कि हम इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, हम इंजन चला रहे हैं और उसके बिना ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। इन सिमिलर वे इंडस्ट्रीज के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि स्टीम इंजन या लेट से कोई भी ऐसी मशीन जो कि चारकोल बेस्ड या कोल बेस्ड या थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है। थर्मल पावर प्लांट वही पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे कोल या चारकोल का यूज होता है एनर्जी जनरेशन के लिए। तो ह्यूमंस ने ये सोचा, जैसे हम कोई पहले हम कोई टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, फिर जब वो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने लगते हैं तब हमें उसे पॉसिबल थ्रेट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। यही साइंस एंड टेक का बेसिक क्रक्स होता है। तो इन्होंने ये देखा कि जब जब कोयला यूज हम कर रहे थे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस निकल रही थी। हमें उस समय ग्लोबल वार्मिंग नहीं पता था, हमें उस समय ये नहीं पता था पोलर आइस कैप वगैरह का मेल्टडाउन हो जाएगा। हमें बस इतना पता था सांस लेने में दिक्कत हो रही है, धुआं जनरेट हो रहा है। तो क्या हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हैं जो कोल को सब्सटीट्यूट कर दे, ठीक है। तो उस समय वुड वगैरह भी यूज़ होता था, लकड़ी तो ट्रेडिशनली अवेलेबल ही रहती थी। तो हमने धीरे धीरे करके आगे चल के फिर देखिए आप एलपीजी पे मूव कर जाते हैं या वैक्यूलर मूवमेंट की बात करें, गाड़ियों की बातें करें, तो जो ट्रेडिशनली पेट्रोल और डीजल बेस्ड इंजन हुआ करते थे उनको किसने रिप्लेस कर दिया, आपके सीएनजी ने रिप्लेस कर दिया। और अभी आप एक वर्ड बार बार सुन रहे हैं, ई व्हीकल्स।
ई व्हीकल्स में ई आपका इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट कर रहा है। तो ई व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, दोज व्हीकल विच वोंट बी डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल फॉर देयर मोबिलिटी, बट दे विल बी डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये तो है नहीं कि गाड़ी के अंदर कोई ऐसा जनरेटर लगा होगा या गाड़ी के अंदर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, वो बैटरी डिपेंडेंट होंगे। वहां पर एक बैटरी होगी, उस बैटरी को हम चार्ज करके रखेंगे गाड़ी में, और उसी एनर्जी का यूज करके हम गाड़ी में कंबशन करके, ये सब आगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, गाड़ी में मोबिलिटी होगी। यानी अवर डिपेंडेंसी इज बीइंग इंक्रीज्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पहले जनरेट होती थी थर्मल पावर प्लांट से, अब और भी मोड्स हो गए हैं। अब हमने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया बैटरी, कि यानी कि ई व्हीकल्स को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बैटरी। तो जब आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी बैटरीज की बात की जाएगी, लिथियम बेस्ड बैटरीज होती हैं, व्हाटसएवर इज देयर, वर्ड बार बार लिथियम आता है न्यूज में। अब ये आपका साइंस एंड टेक के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी साल 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में हमको लिथियम का रिजर्व मिला था। ठीक है, तो लिथियम का रिजर्व मिला था क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी अब ई व्हीकल्स पे बढ़ती जा रही है, हम ई व्हीकल्स की बार बार बात कर रहे हैं, तो हमको बैटरीज चाहिए। और या तो बैटरीज के लिए हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाएं, वो कंट्री जो पहले से बैटरी बनाए, जैसे यूएस हो गई, चाइना हो गई। ठीक है, अब उनसे इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेन करेंसी लॉस होगा, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर ये है कि अगर हम ई व्हीकल्स पे स्विच कर रहे हैं तो उससे पहले हम आगे की चीज़ प्लान करके रखें कि हमको बैटरीज पे फोकस करना है, लिथियम बेस्ड बैटरी पे, तो हमको लिथियम चाहिए, तो लिथियम रिजर्व मिला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है, जो आपका भी जो क्वेश्चन था, इट वाज बेसिकली डीलिंग विद एनर्जी। अब आप देख चुके हैं एनर्जी के कितने डायमेंशन होते हैं, एनर्जी यूज फॉर लाइक कुकिंग और द सिक्योरिटी और द इंडस्ट्रीज और द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें आप एनर्जी वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वैसे तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब में कवर होता है, बट साइंस एंड टेक में आप जब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपको कैसे इस टॉपिक से डील करना है, ये बस थोड़ा सा इंसाइट देने के लिए है, क्योंकि आगे की क्लासेस में तो आप इसको देखेंगे ही। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभी हमने कहा कि जब हमने एनर्जी को टैप करना शुरू किया, एनर्जी को टैप ही इसीलिए कर रहे थे कि हम उसके फिर एप्लीकेशन देख सकें, तो सबसे पहली चीज क्या सामने निकल के आई थी कि इंसान की पहली मोबिलिटी वैसे कैसे हुई थी। अभी मैंने कहा था इनिशियल 2 डिस्कवरीज, वो कौन सी ह्यूमन सिविलाइजेशन की 2 डिस्कवरी थी जिसने एक बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट कर दिया था। तो पहली तो फायर थी और दूसरा व्हील था, जैसे मैंने पॉटर्स व्हील वहां पे यूज किया था। पॉटर व्हील एक तरह का एप्लीकेशन था व्हील का। व्हील मतलब होता है पहिया। आज की डेट में आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, आज की डेट में आपको सब पता है। उस समय उनको स्टैटिक, रोलिंग फ्रिक्शन ये सब नहीं पता था, बट उनको इतना पता था कि अगर कोई क्यूब है और एक सर्कल है, इन दोनों में से किसको चलाना या आगे उसको मोबिलिटी देना ज्यादा आसान है। अगर एक चौकोर, एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, एक चौकोर से क्यूब रखा हुआ, आप उसको पुश करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर एक बॉल है या कुछ है, तो अगर वो ग्राउंड में थोड़ा सा टिल्ट है, वो अपने आप चलने लगेगा, थोड़ा सा धक्का देंगे तो आगे चलने लगेगा। तो हमको बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता था, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेंट नेचर ये कहता था कि हमको इतना पता चल चुका था कि कोई चीज अगर चौकोर है तो उसको चलाना मुश्किल है, लेकिन कोई चीज गोल है तो इसको चलाना बहुत आसान है। तो हमने क्या किया, जो वुड लॉक्स होते थे, वुड लॉक्स बेसिकली सर्कल के ही होते थे, उसको हमने चॉप अप करके अपना एक व्हील टाइप का शेप दे दिया। और हमने क्या किया उसमें, आपको पता ही है, जैसे बल्क काट आज के टाइम पे होती है, उसको हमने अटैच कर दिया, ऐसे ऐसे करके ऊपर एक पत्थर वो टाइप का लगा दिया। ये मोबिलिटी के लिए हमारा पहला एक मीडियम हुआ। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, 2 तरीके से, एक ठेला टाइप का बना के लोग उसको मूव कर रहे हैं। फिर आदमी ने थोड़ा और दिमाग लगाया, आगे जानवरों को अटैच कर दिया और जानवरों से कहा तुम आगे चलो और तुम्हारे साथ साथ ये चलेगा। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में ये पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। यानी कि आज की डेट में अब अभी भी गांव में जाओ तो आप ब्लक कार्ट देखोगे वहां पे कि एक जानवर को बांध देते हैं, पीछे 2 पहिए लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनर्जी के किसी सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन साइंस का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन वाला, कि जो पहिए होते हैं इनको चलाना ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 होता है, स्टीम इंजन का डेवलपमेंट होता है, सब कुछ, तो पहिए यही रहेंगे। ठीक है, बस ये जो ऑक्स और जो बुलक हम यूज कर रहे थे, जो हम जानवर यूज कर रहे थे, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी हम यूज कर रहे थे किसी भी ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, इस जानवर को हमने रिप्लेस कर दिया एक इंजन से। और ये इंजन स्टीम से रन होता था या कोयले से रन होता था। फिर आने वाले टाइम पर जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो हम स्टीम इंजन या जो भी हम मतलब एक कोल बेस्ड किसी इंजन का यूज कर रहे थे, इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे डीजल या पेट्रोल रिलेटेड कोई भी इंजन लगा देते हैं। टेक्नोलॉजी आगे चल के डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज नॉट सो रेलिवेंट हियर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पेट्रोल या डीजल बेस्ड कोई भी ऐसा इंजन बना जिससे हम एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट कर रहे थे।
फिर हमने देखा कि अगर हम डीजल या पेट्रोल का यूज़ करते हैं या पहले कोल का यूज़ करते थे, इसका जब कंबशन होता है तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेज इन्वायरमेंट में निकल रही थी। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा था, लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी, और ऑब्वियस सी बात है हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही थी। यानी पहले अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत लिमिटेड स्केल पे यूज़ होता था, धीरे धीरे चल के हमारी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन के चलते हुए, हमारी रिक्वायरमेंट के चलते हुए हमें ज़्यादा पैमाने पे, हमें एक बड़े पैरामीटर पे मूवमेंट करने की जरूरत थी। ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है जिस मासिव स्केल पे आप इन इंजन्स का यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेज आपके इन्वायरमेंट पे निकलेंगी, और ये हाईली सस्टेनेबल होती, बहुत टाइम तक आपके इन्वायरमेंट में रहती। फिर आगे चल के हमको पता चला कि जहरीली गैसें हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रिप्लेसिंग दीज डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स बाई सम सस्टेनेबल मॉडल। सस्टेनेबल का मतलब होता है, सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके बिना किसी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के, मतलब उससे ऐसी कोई खतरनाक चीज़ ना निकल रही हो जो आपके अस्तित्व के लिए या आपकी पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए। आपके आने वाली जनरेशन्स भी इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सर्वाइव कर सकें। आप कोई ऐसी घातक टेक्नोलॉजी मत बना दीजिए या कोई ऐसी घातक तकनीकी का प्रयोग मत करिए जिसकी वजह से आपका अपना सर्वाइवल, आपका अपना एग्जिस्टेंस एक खतरे में पड़ जाए। तो सस्टेनेबल वर्ड कहीं भी यूज़ है, सस्टेनेबल, जो चलता रहे हमेशा के लिए, सदैव के लिए, ठीक है। तो वी स्टार्टेड थिंकिंग टू स्विच फ्रॉम डीजल और पेट्रोल इंजन टू सम सस्टेनेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि एक इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ तो बन ही चुकी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक ऐसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ आपको कि पहले इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले किसने डिस्कवर की, कहाँ से, दिमाग, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कुछ चार्ज पार्टिकल्स वगैरह की डिस्कवरी हुई, आपने पढ़ा ही होगा बेसिक साइंस में कि सिल्क होता है, वुल होता है, उसको रब करते हैं तो कुछ चार्ज पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑफ यूएसए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी थे वहाँ के, उन्होंने पहली बार अपना एक काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ पर उन्होंने एक पतंग उड़ाने की कोशिश की थी जिसमें मेटालिक वायर यूज़ किया था, एक चाबी का छल्ला डाला था, तो उन्होंने देखा कि जब बिजली कड़कती है तो उनकी जो चाबी होती थी वो चमकने लगती थी। तो समवेयर एक्सीडेंटली दैट वाज डिस्कवर्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो चुकी थी। फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी को टैप करना मुश्किल था, इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग तरीकों से बनाया गया, वो सब कुछ ठीक था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर मोबिलिटी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे कहां से डिपेंड होने लगे, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आगे अपग्रेडेशन होता है या इंप्रोवाइजेशन होता है तो वहां पे ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी बार बार आ रहा था, ठीक है। तो वी स्टार्टेड थिंकिंग टू स्विच अवर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिस डीजल, पेट्रोल और द कोल टू दिस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी हानिकारक या आपके मतलब इन्वायरमेंट को के लिए खतरा उत्पन्न हो ऐसी कोई भी जहरीली गैस नहीं निकल रही थी। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज रिगार्डेड एज द मोर सस्टेनेबल मोड ऑफ कंबशन, एज यू कैन कॉल इट, ठीक है। वहां पर हम देख ही चुके थे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी बार बार आप एक वर्ड और न्यूज में सुन रहे होंगे जिसको हम बोल रहे हैं लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन्स, हाइपर लूप्स, क्योंकि ये सब आपके साइंस एंड टेक में आते हैं और ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से डील करते हैं। इनको हम आगे लेके फिर से डील करेंगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्यों आपको रिफर कर रहा हूँ। इसलिए रिफर कर रहा हूँ कि वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और इन टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए। तो व्हाट वर दीज हाइपर लूप्स और लेट्स से द बुलेट ट्रेन्स, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना शुरू किया। फिर हमारे दिमाग में आता है कि मोबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। एक वर्ड हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, फ्रिक्शन। इतना आप लोग पढ़ चुके, इतना तो आपको पता ही चल चुका होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जब हमने पहिया बनाया था तब हमको ये सब कहानी नहीं पता थी, हमको बस इतना पता था कोई गोल सी चक्की जैसी चीज हो, ये एक क्यूब की अपेक्षा बहुत आसानी से जमीन पे रोल कर सकती है और हम उसके ऊपर किसी मीडियम से अगर चढ़ जाते हैं तो हमारी मोबिलिटी भी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम किस चीज को ओवरकम कर रहे थे, यहाँ पे फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे थे। जब भी आप किसी सरफेस के इंटरफेस पे होते हो, जैसे मैं ही हूँ फॉर एग्जांपल, मैं जमीन पे चल रहा हूँ और मैं अपने शूज को रब कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, और एक होता उठा उठा के चल रहा हूँ, तो मैं अगर घसीट घसीट के अपने पैरों को चल रहा हूँ तो जो जमीन है और मेरे पैर इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, और ये फ्रिक्शन कुछ नहीं, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। ये आगे चल के हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब हीट को भी जनरेट कर देता है दो पार्टिकल्स के रब करने से। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज द अपोजिंग फोर्स। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सरफेस और यहां पर मोबिलिटी हो रही है, ठीक है। जैसे यहां पर मान लीजिए आप खड़े हैं और यहां पर आप घसीट के चलने की कोशिश कर रहे हैं या एक क्यूब को चला रहे हैं या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जिसको आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ग्राउंड सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है।
ये चीज़ तो स्टैटिक है और ये चीज़ आपकी डायनेमिक है, यानी ये चीज़ रोल कर रही है, इसके ऊपर चल रही है। इन दोनों के सरफेस में जो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ क्रिएट होती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन मतलब गतिरोध एक तरह का समझ लीजिए, अवरोध पैदा कर रही है, ठीक है। यानी मोबिलिटी में आप देखोगे फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो द बिगेस्ट चैलेंज वॉज टू हाउ टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन। जब तक आप सतह पे चलेंगे तब तक आपको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिलेगा, आपको फ्रिक्शन मिलेगा, आपको एक बैरियर मिलेगा, आपको इस बैरियर को ओवरकम करना है। ये वर्ड मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से स्विच करके मैग्नेटिक पे स्विच करते हैं, तो ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि हम फ्रिक्शन को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। आप चाहे थर्मल इंजन से चलिए, ठीक है, आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंजन से चलिए, चलना आपको जमीन ही पर है। यानी चाहे आप रोड पे चलिए, चाहे आप रेलवे लाइन बना लीजिए, ठीक है, एयरप्लेन की भी बात नहीं करेंगे, वो हवा में चलता है तो वहाँ ग्राउंड सरफेस इंटरेक्शन नहीं, वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, वो अलग एक चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप ग्राउंड पे मोबिलिटी कर रहे हैं तो यानी कि ग्राउंड से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मोबिलिटी हो रही है। तो क्योंकि इन सरफेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एक फ्रिक्शन जैसी चीज़ आ रही है। और फ्रिक्शन वही है जो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है, अवरोध पैदा करता है, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा कम करता है, मोबिलिटी को आपकी कम कर रहा है। क्या कोई ऐसी तकनीकी हो सकती थी कि जिसमें ग्राउंड, या लेट्स से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको, यहां पर आप देखेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी या कोल बेस्ड या थर्मल, उस तरह की कोई मोबिलिटी हो रही है जहां पर ग्राउंड से आपका इंटरेक्शन है। अब मेरा कहना यह है कि ऐसा मान के चलिए कि ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसमें जो ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है वो ग्राउंड के डायरेक्ट इंटरेक्शन में ना हो, बल्कि थोड़ा सा उसके ऊपर उठा हुआ हो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो फ्रिक्शन जैसी चीज आ रही थी दो सरफेस के बीच में इंटरेक्शन की वजह से, हम इसको ओवरकम कर लेंगे। एक बहुत बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिज्म का, ठीक है। छोटे पर बच्चों पर, जब बच्चे होंगे, आप छोटे होंगे तो आपने खेला होगा कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, मतलब एक कोई मैग्नेट का पीस है, ठीक है, जरूरी नहीं वो एक रॉड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में होगा, इसके दो पोल्स हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं, साउथ पोल होते हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तभी वो एक साथ बना हुआ है। लेकिन इसी मैग्नेट पीस के बाद साथ पास आप दूसरा मैग्नेट का पीस लाइए और सेम पोल को एक तरफ कर दीजिए, तो मैग्नेट क्या करेगा, रिपेल करने लगेगा, ठीक है। और वही अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब नॉर्थ साउथ, और यहाँ कर देते हैं आप साउथ नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। लाइक एक कहावत भी चलती है ना, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अपोजिट पोल्स रिपेल ईच अदर बट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर बट सिमिलर वंस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ आप देखेंगे सिमिलैरिटी है, तो यहाँ पे अपोजिशन हो रहा है, एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी का यूज आप यहाँ पे करते हैं मोबिलिटी के लिए, ठीक है। अब इमेजिन कर लीजिए कि जैसे ग्राउंड है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक की फॉर्मेट पे ही हमने कोई ऐसी पटरियां बिछा दी जहाँ पे एक पोलैरिटी है। इमेजिन कर लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉर्थ, बस समझने के लिए समझ लीजिए, और जो ऊपर एक चीज है जो मोबाइल हो रही, मोबिलिटी हो रही है, इसकी पोलर सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे मैग्नेट, मैग्नेट का प्रिंसिपल लेके चलिए ना, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, साउथ साउथ को रिपेल कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इन दोनों का कभी इंटरेक्शन नहीं होगा और ये उसके ऊपर तैरने लगेंगी। आपने एक वर्ड सुना होगा, मैग्लेव ट्रेन्स होती हैं, मैग्नेटिक ट्रेन्स वगैरह होती हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि ट्रेन पटरियों पे चल नहीं रही है, वो उसके ऊपर तैर रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन ओवरकम हो जाता है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं तो एक वर्ड सुनने में आता है हाइपर लूप का। हाइपर लूप भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी है, सब मोबिलिटी से रिलेटेड या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही टेक्नोलॉजीज हैं। अब आप इमेजिन कर लीजिए एक ऐसे करके टनल बना हुआ है, इस टनल के अंदर एक ऐसे करके सेल है छोटा सा, जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट एक प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर एक ऐसे सेल टाइप का बना होता है जिसमें आप बैठ जाते हैं और वो पाइप्स के मीडियम से, इलेक्ट्रिसिटी मीडियम से ऊपर नीचे मूव करती रहती है। आप ऐसे समझ कर लीजिए हाइपर लूप है, ठीक है, एक बड़ा सा, एक जैसे आप देखते हैं ऑयल पाइप होता है उस टाइप का पाइप है, और इसके अंदर एक ऐसे करके एक सेल या ऐसी कोई करके लिफ्ट टाइप की कोई चीज बनी हुई है। इमेजिन करिए आप इसमें बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कर दिया जाता है, और ये जो सेल है आपका, इसका मैग्नेटिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड और इसकी पोलर सिमिलैरिटी हो रही है, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तो ये चीज नीचे टच नहीं करेगी, ये बीच में तैरती रहेगी, और ये बुलेट की स्पीड से ट्रेवल करेगी इसमें, मतलब कोई भी मीडियम या सोर्स यूज करके इसको इग्नाइट कर दिया जाएगा, यहाँ पे एक गोली की तरह दाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर रहे हैं, तो मोबिलिटी या इंटेंसिटी ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपका हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट होता है। ये बेसिकली एलन मस्क ने मतलब इसको सबसे पहले प्रोपाउंड किया था। उसके बाद बीच में ऐसी न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एलन मस्क को इनवाइट किया है
उनकी दो मतलब एक तो आपको पता ही होगा टेस्ला है और दूसरी उनकी स्पेस एक्स है। तो जो स्पेस एक्स कंपनी है इट इज डीलिंग विद ऑल द स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और जो उनकी टेस्ला है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल से डील करती है। तो जो हाइपर लूप भी ऑपरेट होगा वो भी बेसिकली टेस्ला और इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं, मतलब बहुत ही बड़ा इनका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि हम जब आगे चलेंगे वहाँ पे, बस मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको एक बेसिक आइडिया देना कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी रिलेटेड हो चाहे ग्रीन अमोनिया हो, ये बेसिकली फ्यूल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, एरियल मेटाजेनोमिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इस टाइप के टर्म्स बहुत ज़्यादा आपने सुने नहीं होंगे क्योंकि ये सडनली क्या होता है लास्ट प्रीवियस ईयर में कभी न्यूज़ में आए होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, साइंस एंड टेक में एक बहुत बेसिक सी चीज होती है कि इन क्वेश्चंस को जब आप टैकल करते हैं तो यहाँ पे एक थ्री प्रॉन्ज्ड स्ट्रैटेजी होती है, 40% प्लस 40% प्लस 20%। यानी कि किसी भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो 40% यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन मैटर करती है, 40% आपकी इंफॉर्मेशन मैटर करती है और 20% आपका कॉमन सेंस मैटर करता है। ये थ्री प्रॉन्ज स्ट्रैटेजी होती है, इसी को यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, चाहे वो साइंस एंड टेक का हो चाहे किसी भी चीज का हो। मतलब इंफॉर्मेशन नो डाउट 40% आपको चाहिए, लेकिन 40% ऑब्जर्वेशन चाहिए जो कि करंट अफेयर को एनालाइज करके या न्यूज़पेपर वगैरह के टच में आप रहेंगे। फिर ऐसे ये क्वेश्चन है एरियल मेटाजेनोमिक्स, हो सकता है आपको बायोटेक के बारे में बहुत ज्यादा ना पता हो, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और कभी हिंदू में या किसी भी न्यूज़पेपर में एरियल मेटाजेनोमिक्स से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या थी यहाँ पे जेनोमिक्स वर्ड को ट्रेस करना जो 40% में आता है, इन्फॉर्मेशन 40% कहती है, एरियल मेटाजेनोमिक्स के बारे में सुना होना, तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और कॉमन सेंस ये कहता है कि जेनोमिक्स से रिलेटेड है, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट और ये सब कहीं ना कहीं सुना होगा, तो कहीं ना कहीं बायोटेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बायोटेक से रिलेटेड तो मतलब डीएनए वीएनए की बात कर रहा होगा, सीधी बात है। ऑप्शन पढ़िए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर एट इन अ हैबिटेट इन बनगो, ठीक है। अच्छा एक ऑब्जर्वेशन इसमें और बताइए, एरियल मेटाजेनोमिक्स, एक तो ऑब्जर्वेशन कहती है जेनोमिक्स वर्ड है, जेनोमिक्स मतलब जेनेटिक साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनोम्स, समथिंग रिलेटेड टू जीन्स। और जहां पर भी वर्ड जीन्स आता है उसी के आसपास एक दूसरा वर्ड हमेशा आता है डीएनए, ठीक है, क्योंकि दे आर बेसिकली द बायोलॉजिकल ट्रेट्स। आपने पता ही होगा आरएनए होता है, डीएनए होता है, इतना सब मतलब न्यूज़ में रहता है, कभी ना कभी तो सुना होगा। ऑब्जर्वेशन से वर्ड आप निकाल लेते हैं जीएनए, डीएनए और जीन्स। एक वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं एरियल, एरियल का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, हवा से रिलेटेड, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू एयर। यानी कि एरियल मेटाजेनोमिक्स कुछ भी हो, मुझे नहीं पता है, मान लीजिए कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन इतना तो मुझे ऑब्जर्वेशन से समझ में आ ही गया है कि इट इज रिलेटेड समथिंग टू एयर एंड समथिंग रिलेटेड टू जीन्स। अब आप ऑप्शन पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट इन बनगो। तो कहीं ना कहीं ये हिट करता है कि यार हो सकता है कि हवा से कोई डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की चीज हो। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एवियन स्पीसीज ऑफ अ हैबिटेट यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम अ मूविंग एनिमल्स। कभी हवा में घूमते हुए जानवर सुने हैं? तो मूविंग एनिमल्स हवा में, तो मतलब एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, मतलब इनके कहने का मतलब है कि एयरबॉर्न डिवाइसेज जैसे ड्रोन टाइप के कुछ डिवाइसेज जो हवा में घूम रहे हैं, ये मूविंग एनिमल्स, यानी हवा में तो घूमेंगे नहीं जानवर, जमीनी पे चलेंगे, तो जमीन पे चलने वालों के जानवरों के सैंपल इकट्ठा करने के लिए कुछ एयर मूविंग डिवाइसेस, ये एरियल मेटाजेनोमिक्स उससे रिलेटेड है। सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएसेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम द लैंड सर्फेसेज एंड द वाटर बॉडीज। यानी कुछ ऐसे इनएसेसिबल हैबिटेट जैसे डीप ओशन जहां पर आप नहीं जा सकते हैं, पोलर कैप्स, या कोई भी ऐसा हिमालयन इकोसिस्टम हो गया, या एंडीज हो गया, या एल्प्स हो गया, जहां पे हम बहुत आसानी से सैंपल कलेक्ट करने नहीं जा सकते, वहां पे जाके उनको इकट्ठा करना। इसका आंसर वैसे ए वाला था, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन बैक्टीरिया। अगर आपने करंट अफेयर न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा होगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं पता होनी, बस इतना पता होना चाहिए एरियल एंड जेनोमिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन बेसिकली बायोटेक का है, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस एंड बैक्टीरिया, अनदर इंपॉर्टेंट फील्ड दैट यू नीड टू लुक इनटू इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक का सबसे बड़ा टॉपिक है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का लिंक हो रहा है। आपने 6th स्टैंडर्ड से जब से बायो पढ़ी होगी, आपने बार बार एक ही चीज पढ़ी होगी, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस और द एनिमल्स ऑन दैट। फिर वहाँ प्लांटेलिया किंगडम होता है, आपका एनिमलिया किंगडम होता है, बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर
साइंस एंड टेक इन यूपीएससी इन चीज़ों से डील नहीं करता। वहाँ पे आपसे साइंटिफिक नेम्स ऑफ ह्यूमन, साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल, साइंटिफिक नेम्स ऑफ लाइक प्लांट किंगडम, ठीक है, जेनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया, एक क्वेश्चन जैसे इन्होंने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पे पूछ लिया था। तो ये बेसिक डिफरेंस क्लास 6 के बच्चे को भी पता होता है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बेसिक डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन सा पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो ये आपका लक होगा, हिट कर गया तो वहाँ मान ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए कहिए पूरी जनरल साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए तो अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको फोकस रखना है जनरल साइंस पे नहीं, बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस रखना है। तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक का वो हिस्सा होता है जहां पे बायोलॉजी टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली डील कर रही है, ठीक है। अब बायोलॉजी टेक्नोलॉजी से कैसे डील करती है, ये एक बड़ी ही मजेदार बात है। इमेजिन करिए, कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि एक जेम्स कैमरून है जिन्होंने अवतार मूवी बनाई थी या लेट्स से टाइटैनिक बनाई थी। वो न्यूज़ में आए थे क्योंकि अवतार जब आई थी उससे पहले उनका एक वो आया था कि मैरियाना ट्रेंच आपको पता है कहाँ पे पड़ती है, ये सब थोड़ा ज्योग्राफी में आपने देखा ही होगा। जावा ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच है। तो जावा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशन, वाइल मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की कोई डिमार्केशन एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि दोनों वाटर बॉडीज ओशन तो आपस में मिले जुले होते हैं, पानी में आप लाइन नहीं खींच सकते हो, ठीक है। इंडियन ओशन क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नीचे का हिस्सा है और उसके जस्ट नीचे सदर्न ओशन शुरू हो जाता है। और अगर आप उसके मतलब मैप वाइज देखेंगे तो उसके इस साइड में मतलब आपका मतलब मेरा तो लेफ्ट राइट पड़ा, ठीक है, इस साइड में आपका पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। तो जेम्स कैमरून मैरियाना ट्रेंच में नीचे जाते हैं, वहाँ उनको कुछ साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह करनी थी, ठीक है, वो चीज़ न्यूज़ में आई थी। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जब आप ओशंस की डेप्थ में जाते हो तो वहाँ पर कई ऐसी स्पीसीज से आपका इनकाउंटर होता है, कई ऐसी स्पीसीज से आपकी इंटरेक्शन होती है जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पैसिफिक ओशन में ही मैरियाना ट्रेंच के आसपास और कुछ साउथ एशियन आइलैंड्स के आसपास एक ऐसी एल्गल स्पीसीज पाई जाती है जिनमें फाइटोप्लैंक्टन टाइप की चीज़ें आती हैं, जिनमें बायोल्यूमिनेंस देखने को मिलता है। एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस को आप थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करिए वही यूजिंग योर कॉमन सेंस। बायो और लुमिनेसेंस मतलब समथिंग इल्यूमिनेटिंग, लाइट से रिलेटेड। मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं जिनके चलते उनकी बॉडी ग्लो करने लगती है। अगर आपने कभी किसी ओशन को विजिट किया होगा, कभी किसी सी शोर को विजिट किया होगा, ठीक है, कोई ऐसी मूवी देखी होगी, अगर आपने कुछ भी ऐसा ओशन रिलेटेड चीज के बारे में गूगल किया होगा तो आप देखोगे कि कभी कभी जो समुद्र की सतह होती है वो ब्लू कलर से चमकने लगती है, ठीक है। तो पानी नहीं चमक रहा होता है, वाटर में या वाटर सरफेस पे जो एल्गाई पाई जाती है, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसी एल्गाई की स्पीसीज पाई जाती है जिनके अंदर बायोल्यूमिनेंस देखने को मिलता है। मतलब उनकी बॉडी लुमिनेट होने लगती है, चमकने लगती है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इमेजिन कर लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन स्पीसीज के अंदर हम उन जीन्स को, उन डीएनए को आइडेंटिफाई कर लें, उनको अलग कर लें और उसको किसी दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफर कर दें, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी बॉडी भी चमकने लगेगी, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए ह्यूमन बॉडी इज नॉट रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरियल और अ वायरल अटैक, ठीक है, लेकिन दुनिया के किसी कोने में कहीं तो कोई स्पीसीज पाई जाती होगी जिसने ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग इट्स ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उस पर्टिकुलर डिजीज या वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर ली होगी। ये सब आप डिजीज और उसमें पढ़ लेंगे, आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे उसको, बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसको लेके। तो आप एक चीज़ बताइए कि हमारी बॉडी तो इम्यून नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो दुनिया के किसी कोने में पाई जा रही है उसने एक पर्टिकुलर डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर ली, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उस स्पीसीज के कुछ डीएनए को, कुछ जेनेटिक मटेरियल को उनकी बॉडी से किसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू और अपनी बॉडी में इन्फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, हमारी बॉडी में भी उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो वर्ड आते हैं, जीन्स और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, खुरापात करना, ठीक है, किसी भी चीज को, मतलब जैसे छोटे थे ना तो रिमोट दे दिया किसी ने, उसको खोल पील के बस फैला देना, ठीक है, बंद नहीं करना आता, बस खोल देना। इंजीनियर करने का मतलब होता है टेक्नोलॉजी को इम्प्लाई करना। आपका जितना खुराफाती दिमाग है, मतलब जितना आप चीज़ों को इधर उधर 3 डायमेंशन में सोच सकते हैं, यहाँ वहाँ मैं करके ये कर लूँ वो कर लूँ, पोटेंशियल एप्लीकेशन, दैट ऑल डील्स विद इंजीनियरिंग। इसीलिए इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं दे आर मोस्ट इनोवेटिव। वो चीज़ें सोच लेते हैं जो जनरली आप एक बहुत ही मतलब नॉर्मल ब्रेन लेके सोच रहे हैं, आप नहीं सोच पाएंगे, और किसी रीज़न से नहीं कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग का मतलब ये कहते हैं किसी चीज़ को इंजीनियर करना, ठीक है।
बायो इंजीनियरिंग या बायोटेक इंजीनियरिंग या फिर लेट से फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग से मतलब क्या है कि मुझे जीन्स की बहुत ज़्यादा लेट से समझ नहीं है, बट मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि फलानी स्पीसीज है उसमें ये जीन्स पाई जाती है, ठीक है, और उस जीन्स में एक पर्टिकुलर क्वालिटी है और उस पर्टिकुलर क्वालिटी को मुझे अपने अंदर लाना है, तो मुझे क्या करना है कि उसके जीन्स को एक्सट्रैक्ट करना है और अपनी बॉडी के अंदर डाल लेना है। इस पूरी प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो बायोटेक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है, आपको यहाँ पे मेडिकल में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बिल्कुल, आप साइंटिस्ट तो हो नहीं, आपको ब्यूरोक्रेसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बस आपको बेसिक एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। ताकि कल को अगर आप पॉलिसी मेकिंग पे बैठे हो और आपको समथिंग रिलेटेड टू कोई ऐसी पॉलिसी बनानी, तो आपको पता तो हो कि किस चीज़ के बारे में मैं पॉलिसी बनाने जा रहा हूँ, उसके इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट वाज फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग और द बायो इंजीनियरिंग। तो मेरे कहने का मतलब है कि बायोटेक से जब आप डील करिएगा तो आपको बार बार ये वर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग सुनने में मिलेगा, ठीक है। उसमें वैक्सीनेशन एक टॉपिक आएगा, वो बायोटेक में भी आता है, डिजीजेज में भी आता है, क्योंकि वैक्सीनेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोसेस। अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के हम वायरस बनाते हैं जिसमें हम अदर स्पीसीज की कुछ इम्यूनिटीज या कुछ जेनेटिक ट्रेड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ह्यूमन बॉडी में डालने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी ने अभी एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछा था, दैट वॉज समथिंग रिलेटेड समथिंग टू मॉस्किटोज। इनको मॉस्किटो से बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मॉस्किटोज, यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पाए जाते हैं, तो मच्छर से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी होगी ये पूछी जाएगी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है जिसमें मच्छरों के अंदर हम एक पर्टिकुलर तरह का बैक्टीरिया डेवलप करते हैं और वो जो बैक्टीरिया होती है उनकी वेक्टर कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब जो उनकी, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका सबसे एक बदमाश मच्छर होता है जिसको हम बोलते हैं एडिस एजिप्टी, ये 4 बीमारियां कैरी करता है, इट इज द वेक्टर ऑफ 4 पर्टिकुलर डिजीजेस, ठीक है। अभी बताई थी आपको, चिकनगुनिया होती है, ठीक है, येलो फीवर होता है, जीका वायरस होता है और डेंगू होता है। 4 इकलौता यही एडिस एजिप्टी जो जेनस फैमिली के मॉस्किटोज हैं, इनको याद रखिएगा। पीसीएस में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने भी घुरा फिरा के 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा है। एनोफिलस मॉस्किटो मलेरिया करता है, ठीक है, सैंड फ्लाई वगैरह होती हैं, इनकी वजह से आपको एक लेशेमिया ग्रुप की एक डिजीजेस होते हैं, वो सब होते हैं आपको, ठीक है। काला अजर, काला अजर एक मतलब ब्रेन फीवर रिलेटेड चीज है, वो आपकी सैंड फ्लाई से होता है, टिक फ्लाई से भी कुछ डिजीजेस होते हैं, तो ये डिजीज एंड द वेक्टर्स ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, मच्छर की बात कर रहे थे, तो मच्छरों के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, 2023 प्री में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एग्जैक्टली, वोल्बैचिया मेथड, द पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन वोल्बैचिया मेथड, लेट मी चेक, वो यहाँ पे पढ़ा भी होगा। एनी वेज वी विल लुक इनटू इट, ऐसे तो नहीं मिल पाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था वोल्बेचिया मेथड पे, आई विल एक्सप्लेन इट हियर ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 यूपीएससी प्री, अभी जो लास्ट ईयर हुआ है। तो वोल्बेचिया मेथड डील्स विद विच पर्टिकुलर थिंग, तो जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था ये इसी से डील करता था, ठीक है। मैं वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको बता देता हूँ। This particular technology was used to control the viral diseases that are spread by the mosquitoes. हुआ क्या था कि mosquitoes are basically the carrier of many viral and vector diseases, जैसा अभी हमने देखा। क्या हम कोई ऐसा बैक्टीरिया डेवलप कर सकते हैं कि अगर किसी मीडियम से उनको मॉस्किटोज के अंदर डाल दिया जाए तो ये उनकी वेक्टर कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मच्छर जो है वो उस इंटेंसिटी से बीमारियां नहीं फैला पाएंगे जैसे पहले फैलाते हैं। तो वोल्बेचिया मेथड इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से डील करता है, यानी कि दिस पर्टिकुलर मेथड दिस कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही है कि आप शरीर के साथ कितनी छेड़छाड़ कर लेते हो, ठीक है। आप ह्यूमन बॉडी, आप एनिमल बॉडी, आप डिफरेंट स्पीसीज की बॉडी के साथ में जेनेटिकली कितना आप उनके साथ में मैनिपुलेट कर सकते हो, उतना कितना इंजीनियर कर सकते हो, उसको खुराफात भी कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो ह्यूमंस के लिए डिजीजेस क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पे पोटेंशियल ऑप्टिमिज्म पे चलते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए या ह्यूमन स्पीसीज के सर्वाइवल और सस्टेनेंस बेसिस पे उनको आगे तक उनके चलने के लिए हम कौन से ऐसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको और ज़्यादा फिजिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बायोटेक में आएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस वॉज द क्वेश्चन,
वोल्बैचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2023 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन राइट आंसर वाज कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज। इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा एक ना एक बार ये द हिंदू ने कवर की थी ये रिपोर्ट, बस आपने ये पढ़ा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हिट नहीं कर सकते हो, फिर आपने इसको गए, तभी मैंने कहा ना 40% इंफॉर्मेशन 40% ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन है, न्यूज़पेपर कभी पढ़ा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं हिट कर जाएगा वहां पे। बस पहला ही ऑप्शन था, आपको बस टिक कर देना था, ठीक है। और इस टाइप के टॉपिक कभी ना कभी आते रहते हैं, जैसे यूपीएससी ने बार बार एक क्वेश्चन पूछा है, वो इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था प्रोजेक्ट लूप पर। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो किन किन टॉपिक्स में आते हैं। प्रोजेक्ट लूप एक क्वेश्चन, लूप नहीं सॉरी प्रोजेक्ट लूम था, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रोजेक्ट लूम अब तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम के लिए रेलिवेंट था, क्योंकि हुआ क्या था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक डील हुई थी गूगल के साथ में, एक पैक्ट साइन हुआ था, तो इसलिए वो टर्म न्यूज़ में था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? इंपॉर्टेंट इसलिए था कि गूगल ने कुछ ऐसे हीलियम फिल्ड बैलून्स बनाए थे, ठीक है, जिसकी थ्रू कुछ इनएसेसिबल रीजन्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ हिमालयन स्टेट्स हैं जहाँ पे सेल्यूलर टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए टावर हम आसानी से सेल्यूलर टावर्स नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, सैटेलाइट तो मिल जाएगी लेकिन टावर्स भी तो होने चाहिए, तभी तो आप मोबाइल कनेक्टिविटी दे पाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाएंगे उनको कहीं ना कहीं। तो हो क्या रहा था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी रिमोट और इनएसेसिबल पार्ट्स में भी इजीली मिल जाए, तो गूगल जो कंपनी है यूएस की, उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी कि अगर हम हीलियम फिल्ड बैलून्स को, बड़े बड़े हीलियम फिल्ड बैलून्स हुआ करते थे, उनको हम हवा में तैरा दें, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम जोग्राफिकल टेराइन वाली जो चैलेंजेस या डिफिकल्टीज है उनको ओवरकम कर लेंगे। अब ये बैलून्स तैरते हुए कहाँ जा रहे हैं आपके? अच्छा, ये बैलून्स तैरेंगे कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ये अर्थ से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे, मतलब कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि जो प्रोजेक्ट लूम में आपका जो हीलियम फिल्ड बैलून्स हैं जो गूगल उड़ा रही है, ये आपके ट्रोपोस्फियर में है कि स्ट्रेटोस्फियर में? मेसोस्फियर तक तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, तो ट्रोपोस या स्ट्रेटोस्फियर में ही होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में ये फ्लोट कर रहे थे, ठीक है, 20 किलोमीटर की हाइट, क्योंकि आपको पता है ट्रोपोस्फियर की एवरेज एलिवेशन कितना होता है, 16 to 18 किलोमीटर, ठीक है। इक्वेटर और पोल का ध्यान रखना, कहाँ कम होता है कहाँ ज़्यादा होता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट चीज साइंस में ये है कि ये टॉपिक न्यूज़ में रहा था, इसलिए 2017 या 18 में प्री में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन आज क्या 2024 में प्रोजेक्ट इस पे क्वेश्चन आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो आपको अप्रोच क्या पता चलती है कि इस टाइप का कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है तो आपको वो कवर कर लेनी है। अब जैसे 2023 में एक टर्म न्यूज़ में रहा था, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। पीएम मोदी ने आई थिंक अक्टूबर 2023 में, आई थिंक इधर इन द मन की बात इनका जो एपिसोड आता है वहां पर ये वर्ड यूज किया था। तो आपके 2024 या 25 प्री के लिए ये कहीं ना कहीं प्री या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये एक इन्होंने मतलब अभी एक वर्किंग टाइप का कुछ नाम ऐसे दे दिया है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड आईएसएस, वो आईएस नहीं, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आईएस अलग है आपका, वो आप टेररिज्म और उसमें पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आपका, वो एक ग्लोबल तो नहीं कह सकते लेकिन 4-5 कंट्रीज, यानी कि जैसे नासा हो गई आपकी, और आपकी जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, और जो आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कनाडा की स्पेस एजेंसी, इनका मिलकर कोलैबोरेशन है कि हम स्पेस में एक ऐसा स्टेशन बना देंगे जहां पर, मतलब जैसे आप स्पेस ट्रैवलिंग करते हैं या एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते रहते हैं, अब उनको चाय पानी पीने का मन है, थोड़ी देर रुकने का मन है, या कुछ सैटेलाइट्स वहाँ पे हैं, मतलब उसमें कुछ इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो उनके लिए एक स्टेशन होना चाहिए ना, एक रुकने की जगह। जैसे आप किसी भी जगह घूमने जाते हैं तो आपको एक काम चलाओ टेंट वेंट चाहिए होता है। तो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक उसी तरह का हैबिटेशन वहाँ पे बना हुआ था। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 2030 में आईएसएस जो है इसको डीकमीशन कर दिया जाएगा। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए और याद रखनी है आपको कि 2030 में आईएसएस को डीकमीशन किया जा रहा है। और यहां पर रेलेवेंस में क्या रहता है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, क्योंकि मोदी जी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर वगैरह से, तो उन्होंने देखा, और वही आपदा में अवसर है वाली बात है कि कहीं किसी का नुकसान हो रहा है तो अपना फायदा तुरंत कर लो। तो हो सकता है कि हम आईएसएस जैसा बड़ा एक वो इतनी जल्दी डेवलप ना कर पाएं, लेकिन हम एक अप्रोच तो रखते हैं, विजन तो रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया क्या एक ग्लोबल स्पेस एजेंसी के तौर पे हमारी इसरो को उठा के ले जा सकता है।
दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो इन्होंने अक्टूबर 2023 में बात की थी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, और एक डेडलाइन दी है इसरो को, ये इंपॉर्टेंट है कि बाय 2035, बस ये याद रखिएगा कि 2013 तक आईएसएस डीकमीशन करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये नासा की ओर से आया है, और मोदी जी ने ये कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसको इसरो 2035 तक डेवलप करने की कोशिश करे। अभी ये क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि इसे इसरो इंडिपेंडेंटली मतलब परस्यू करेगा, इंडिपेंडेंटली इसको बनाएगा, या कहीं ना कहीं चाइना, यूएस और जापान या किसी और स्पेस एजेंसी के साथ हम लोग कोलैबोरेट करके बनाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसा कुछ होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात एक चीज याद रखिएगा कि 2023 was the year of space science। ठीक है, स्पेशली व्हेन यू लिव इन अ कंट्री दैट होल्ड्स लाइक अ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो। इसरो की इतनी अचीवमेंट्स जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसरो इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी जिसने एक एक बार में 23 से लेकर 33 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है। पूरी दुनिया देखती रह जाती है, इतने कम मतलब जितना हॉलीवुड की मूवीज का बजट होता है उतने में हमारा एक स्पेस मिशन हो जाता है। वी वर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द लूनर साउथ पोल। ठीक है, चंद्रमा पर आपको पता है 3 कंट्रीज तो पहले से ही जा चुकी थी, लाइक यूएसए वॉज देयर, चाइना वॉज देयर, रशिया वॉज देयर, जा चुकी हैं। तो ये आपके प्री के लिए इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो चंद्रयान 3 था, ये चंद्रयान 3 का ईयर था, ये आदित्य L1 का ईयर था। ठीक है, और बाकी स्पेस सैटेलाइट तो हम कितनी छोड़ते हैं सोच भी नहीं सकते हैं। आदित्य L1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 2024 के प्री के लिए। ठीक है, ये सब आगे देख लेंगे। तो इस पे मैंने क्यों कहा कि आपसे 2023 वाज द ईयर ऑफ स्पेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखेंगे, मंगलयान 2 की बातें होना शुरू हो गई। मंगलयान 2 तो हम पहले ही मॉम लॉन्च कर चुके थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या था 2023 में, लेट से इसको लिखा रहने दीजिए, चंद्रयान 3। देन देयर वॉज आदित्य, एंड देन देयर इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये 3 टर्म्स 2023 में न्यूज में रहे थे, जिसमें से चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। आदित्य L1 को अभी रिसेंटली 2 वीक्स नहीं हुए हैं जब इसने अपने आप को L1 के आसपास हेलो ऑर्बिट में प्लेस कर लिया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में बस इतना रेलेवेंट है कि ऐसी कोई चीज हम कंसेप्चुलाइज कर चुके हैं। मोदी जी इसको प्रॉपरली अक्टूबर 2023 में इसका रेफरेंस दे चुके हैं, और इसरो को गाइडलाइन दे चुके हैं कि भैया 2035 तक कुछ बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, गगनयान भी हमारा लॉन्च होने वाला है, बार बार उसकी डेट्स मूव की जा रही हैं, तो गगनयान के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्पेस साइंस में हम लोग झंडे गाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि स्पेस साइंस आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम साइंस एंड टेक में सेपरेटली डील करते हैं। तो द ओनली पर्पस इज टू गिव यू अ इनसाइट ऑन दीज पर्टिकुलर वर्ड्स। तो जब क्योंकि ये जैन चल रहा है, ठीक है, अभी आने वाले 2 या 3 महीने में आपको प्री से डील करना है, इसीलिए मैं ये टॉपिक पहले कवर कर रहा हूँ कि आगे जब आपको ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो उसमें बहुत डेप्थ में इस पर डिस्कशन करेंगे, पॉइंट वाइज किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप फैमिलियर हो जाएं इन वर्ड से, और जब आप खुद पढ़ते हैं तो कम से कम न्यूज़पेपर या मैगजीन जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं उसमें इन वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कि चंद्रयान 3 रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है। तो क्यों रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द लूनर साउथ पोल। ये बस कीवर्ड याद कर रखिएगा कि चंद्रमा पर लैंड तो 3 कंट्रीज कर चुकी हैं, हम चौथी कंट्री बने। एक तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये कि साउथ पोल पे लैंड करने वाली, ठीक है, हम पहली कंट्री, और अटेम्प्ट हमारा ये दूसरा था। ठीक है, पहले अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि पहला अटेम्प्ट हमारा चंद्रयान 2 था और उसमें हम लोग थोड़ा सा हो गए थे। फिर यहाँ पे विक्रम और प्रज्ञान को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लैंडर कौन सा है, रोवर क्या है, लैंडर और रोवर में अंतर क्या होता है, ये सब हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको फैमिली करना चाह रहा था। अगर आप आदित्य 1 पे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि L1 है, यहाँ पे आदित्य स्पेस का नाम है। L1 क्यों यूज किया गया है कि जब आप पढ़िएगा ज्योग्राफी में या स्पेस में तो लैग्रेंजे पॉइंट्स होते हैं, लैग्रेंजे पॉइंट्स L1 L2 L3 L4। ठीक है, तो आदित्य को हमने L1 में प्लेस किया, और आदित्य को रोवर नहीं है, मतलब सूर्य की सतह पर जाकर नहीं उतार, वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब सूर्य से 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे समथिंग पे एक L1 पॉइंट पड़ता है जहाँ पे जो ग्रेविटी होती है सन और अर्थ की वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर इसको प्लेस कर दिया गया, और अर्थ सोलर स्फीयर को स्टडी करेगा, क्रोमोस्फीयर को, फोटोस्फीयर को, जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं उनको स्टडी करने के लिए एक ऑब्जर्वेशनल मिशन टाइप का है। ठीक है, तो आगे की जो हमारी सब्सिक्वेंट क्लासेस होंगी उन पे हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यानी कुल मिला के, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है, यहाँ पर मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था टू मेक यू फैमिलियर दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन व्हिच पर्टिकुलर सेगमेंट। यानी एक चीज अब तक आपको क्लियर हो गई होगी कि एक टॉपिक होता है आपका एनर्जी एंड फ्यूल्स। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड हमने काफी बात कर ली है, और फ्यूल्स में क्या है, कुछ चीजें तो डिस्कस कर ली हैं, और कुछ चीजें आगे वाली क्लास में हम जब फ्यूल वाले चैप्टर को लेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसमें बायो फ्यूल आता है, ठीक है, जिसमें CNG और LPG वगैरह का रेफरेंस दिया था, ये सब हम वहाँ पे देख लेंगे। बायोफ्यूल्स आते हैं, ठीक है, स्टेजेस होती हैं, जनरेशन 1 बायोफ्यूल, 2, 3, 4, इस पे यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछे। यानी एक तो बड़ा टॉपिक आपका ये हो गया। सेकंड टॉपिक आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से नहीं डील करते हैं,
ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो मतलब कौन सी मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ये सब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। बट क्योंकि अगर मैं सीधे आपको सेमीकंडक्टर वर्ड बोल दूंगा तो बहुत सी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 12th क्लास में आप पहली बार सेमीकंडक्टर के बारे में सुनते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में सेमीकंडक्टर पे होता है। इंडिया ने रिसेंटली अपना सेमीकंडक्टर मिशन बनाया है। मोदी जी और गवर्नमेंट की बार बार जो भी मतलब स्कीम्स पॉलिसीज आ रही हैं वो फोकस रख रही हैं कि इंडिया विल बी फोकसिंग टू डेवलप इंडिया एज द सेमीकंडक्टर हब ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे यूएस के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। और यहाँ पर एक इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड चीज ध्यान रखिएगा कि चाइना को ओवरटेक करने के लिए किया जा रहा है। अभी तक चाइना एक कहते नहीं हार्डवेयर इंडस्ट्री में एक हब रहा है, अब वो शिफ्ट करके हमको इंडिया को बनाना है। तो सेमीकंडक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे मैंने आपसे वायरस, बैक्टीरिया इन सब की बात की, मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की, ये सब हम बायोटेक वाले टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ डेप्थ में दे लेंगे। मतलब कहने का मतलब है बायोटेक इस एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अभी आपने देखा जैसे स्पेस साइंस है, चलते चलते थोड़ा सा उसको हमने लिया ही था, लेकिन स्पेस साइंस एक सबसे बड़ा टॉपिक आ जाता है, ठीक है। एक होता है डिफेंस साइंस। डिफेंस साइंस में आपको लॉन्च व्हीकल्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लॉन्च व्हीकल्स वही सब देख लेंगे आगे चल के, एसएलवी, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, ठीक है। रॉकेट साइंस पढ़ाते हैं, फिर आपके क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ाते हैं, आईसीबीएम क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो पीसीएस लेवल पे नहीं। पीसीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट मिशन क्या है, या अगर हमने मतलब बैरक मिसाइल डेवलप किए तो इसराइल के साथ में की, क्योंकि इसराइल अभी न्यूज़ में था, तो बैरक पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन पीसीएस के लिए छोड़ दीजिए। यूपीएससी थोड़ा सा डिफेंस में क्रूज और बैलिस्टिक के डिफरेंस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हैं, लॉन्चर्स वगैरह होते हैं, उसमें फ्यूज़ क्या होते हैं, सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं, हाइब्रिड फ्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिफेंस में आ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है आपका, वो आता है आपका इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन में जैसे स्टेजेस ऑफ सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, स्टेजेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके साथ साथ में इंटरनेट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं, जैसे सुपर कंप्यूटिंग मिशन वगैरह पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आगे का टॉपिक है वो आपका आता है 4.IR, या इसे हम IR 4.0 भी बोलते हैं, जिसके बारे में भी बार बार बात की है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ये बेसिकली पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। जैसे इसमें आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वगैरह आ जाता है, बिग डेटा आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, और एक वर्ड होता है वर्चुअल रियलिटी एंड द ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। बिग डेटा जाता है। और ये टॉपिक इसलिए आपके इस साल न्यूज़ में है क्योंकि मोदी जी ने खुद अपने अभी यूएस के साथ में हमारा एक सबमिट हो रहा था, आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था डीप फेक, ठीक है। तो डीप फेक के चलते ये पूरा आईआर टॉपिक और स्पेशली एआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली राम मंदिर इनॉग्रेशन हुआ तो उसके आसपास आपने देखा होगा लता मंगेशकर का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक ऑडियो रिलीज हुआ था, एक सॉन्ग बहुत वायरल हुआ है। उस सॉन्ग को लता मंगेशकर की वॉइस में उन्होंने कन्वर्ट करके डाला। इनफैक्ट जो स्टैचू भी प्लेस हुई है उसको भी एआई से इम्प्रोवाइज करके डाला है। मतलब कहने का मतलब है एआई के सिर्फ थ्रेट्स और कंसर्न नहीं होते कि आपने किसी का पायरेटेड वीडियो बना के डाल दिया, जैसे वो भी न्यूज़ में आया था, एक्ट्रेस है उसका हुआ था, तब ये डीप फेक न्यूज़ में आया था, तभी मोदी जी ने उसको एड्रेस किया था। अमिताभ बच्चन से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हुए थे, ठीक है। और मोदी जी के अंदर ना जाने कितने वीडियो डीप फेक का यूज़ करके बनाए जाते हैं, ठीक है, उनकी वॉइस को सुपर इम्पोज करके, इसलिए डीप फेक बहुत न्यूज़ में है। इसके चलते एआई पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेट हमने कवर ही कर लिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, और अपार्ट फ्रॉम दैट बायोटेक्नोलॉजी में सब आ जाता है। और भी अगर कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो वो हम मिसलेनियस में कवर कर लेते हैं। जैसे यूपीएससी कई बार पेटेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जो साइंस एंड टेक में आते हैं, पेटेंट रिलेटेड आते हैं, वो सब आपका मिसलेनियस में कवर हो जाता है। तो द बेसिक आइडिया ऑफ टुडेस लेक्चर वाज टू गिव यू अ ब्रीफ इनसाइट, ठीक है। ब्रीफ तो बस कहने की हो गई, वो एलैबोरेट हो ही जाता है कहीं ना कहीं। बस मेरे कहने का मतलब है आपको ये तो पता चल गया ना कि कौन कौन से वो ब्रॉड टॉपिक हैं जिसके अंडर में इतने सारे टॉपिक्स आते हैं। तो आपको अपने दिमाग में, बाकी हम मॉड्यूल में कवर ही कराएंगे, ऐसे 8 से 10 हम मॉड्यूल लेके चलेंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज उसको हम कवर कराते चलेंगे। लेकिन आपको इतना आइडिया हो गया कौन से टर्म्स न्यूज़ में है। तो अवर नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर इज द कीवर्ड्स ऑफ 2023 until now 2024 that were in news with regard to or with related to science and tech. तो उसकी मैं स्लाइड भी प्रिपेयर कर लूंगा, एंड स्लाइड वाइज वी विल गो ऑन दैट, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू दिस ब्रॉडर टॉपिक्स, ठीक है, ताकि आपको पहले से प्रिपरेशन का एक टाइम फ्रेम मिल जाए। अभी अगर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे तो आप जब आगे क्लास करेंगे तो रिलेट करना भी आसान होगा, और एग्जाम टाइम तक आपको साइंस एंड टेक पूरा कवर भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर।